प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी उपन्यास के प्रेमचंद युग को देखा। आइए आज हम चर्चा करते हैं प्रेमचंद के बाद का काल, अर्थात 1936 से लेकर देश की आज़ादी तक के काल को हम देखते हैं, जिसे हम प्रेमचंदोत्तर युग भी कहते हैं। प्रेमचंद युग अपने आप में एक अलग स्थापना लेकर हिंदी उपन्यास को एक नींव प्रदान करता हुआ जान पड़ता है। लेकिन प्रेमचंद काल के उपरांत उस समय के परिवेश और साहित्य और समाज को देखें तो हम पाते हैं हिंदी उपन्यास को ठोस आधार भूमि प्रेमचंद ने दे दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध करीब करीब समाप्त होने को था। इस समय साहित्य के क्षेत्र में दो विचारधाराएं बड़ी प्रचलन में आई। एक थी सिगमंड फ्रायड की मनोविश्लेषणवाद और एक कार्ल मार्क्स का प्रगतिशीलता। इन दो विचारधाराओं ने उस समय के समाज और साहित्य को बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा भी साहित्य में अनेक वृत्तियों का विकास हमें दिखाई पड़ता है। उसमें मानवतावादी दृष्टि, स्वच्छंदतावादी दृष्टि, प्रकृतवाद, सामाजिक यथार्थवाद, ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि। लेकिन कहीं न कहीं फ्रायडवादी प्रभावित मनोविश्लेषणवाद और मार्क्स प्रभावित प्रगतिशीलता इस युग की प्रमुख ख्यात देन रही। हालांकि यह काल स्वच्छंदतावाद का क्रमिक रास काल भी माना जाता है, लेकिन ऐसा मानते हैं स्वच्छंदतावाद कभी भी खत्म न होने वाली प्रवृत्ति है। कहीं न कहीं किंचित रूप में उस समय में मनमथनाथ गुप्त, यशपाल और राहुल सांकृत्यायन के उपन्यासों में ये प्रवृत्ति हम देखते हैं। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति एक और उभर कर आती है, वह है प्रकृतवाद। प्रकृतवाद है क्या? प्रकृतवाद वह विशिष्ट जीवन दर्शन है जो मानव जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि से प्राकृत रूप में देखने और चित्रित करने में विश्वास करता है। अर्थात जैसा समाज है, जैसा परिवेश है, उसको हूबहू बड़े वैज्ञानिक रूप से न केवल देखना अपितु उसको हूबहू प्रकट करना भी प्रकृतवाद है। यह वाद मानता है जीवन का जितना विद्रूप और विभत्स स्वरूप है, चाहे वो कुत्सित स्वरूप हो, चाहे वो घृणास्पद स्वरूप हो, जो सामान्य पाठक और सामान्य नागरिक देखना भी पसंद न करता हो, वह मानते हैं ये सहज है और वैज्ञानिक है। इसकी अभिव्यक्ति भी ज्यों की त्यों होनी चाहिए। विश्व उपन्यास साहित्य में ऐसा मानते हैं। प्रकृतवाद के जनक जोला, उनकी मान्यता थी कि जीवन के गंदे कुरूप चित्र खींचना, मानुषी दुर्बलताओं और विकृतियों का चित्रण करना ये लेखक की धर्म है। जोला ये मानते हैं कि यह साहित्यकार और उपन्यासकार का धर्म है कि समाज में जो भी गंदा दिख रहा है, जो भी कुरूप दिख रहा है, जो भी दुर्बलताएं दिख रही हैं, क्योंकि सबलताएं और अच्छा पक्ष तो हर कोई प्रकट करता है, लेकिन समाज के नग्न यथार्थ को प्रकट करना, उसकी विकृतियों, उसकी विसंगतियों को प्रकट करना, ये लेखक का धर्म है। और इन्हीं जोला की मान्यताओं के आधार पर हिंदी में चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन प्रसाद शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन, ये ख्यात उपन्यासकार इस वाद को मानने वाले आते हैं। चतुरसेन शास्त्री हृदय की परख और व्यभिचार उपन्यास के माध्यम से, उग्र जी दिल्ली का दलाल और शराबी उपन्यासों के माध्यम से, और ऋषभ चरण जैन वेश्यापुत्र और दुराचार के अड्डे के माध्यम से इस प्रकृतवाद की कहीं न कहीं स्थापना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। एक और वृत्ति इस काल में सामने आती है, वह है व्यक्तिवादी चेतना। व्यक्तिवादी चेतना का अर्थ यह वह सिद्धांत और वह मत है जो मानता है कि समाज में दो प्रकार की धारणाएं, दो प्रकार की विचारणाएं हमेशा से चलती आ रही हैं। एक है व्यक्ति और दूसरा है समाज। व्यक्तिवाद ये मानता है कि व्यक्ति और समाज के मध्य जो शाश्वत संघर्ष है, उस संघर्ष में कहीं न कहीं व्यक्ति के अपने उद्देश्य, व्यक्ति के अपने लक्ष्य समाज के लिए छूट जाते हैं। व्यक्तिवाद यह मानता है कि व्यक्ति और व्यक्ति की सत्ता और उसका अस्तित्व ही परम ध्येय है, वह उद्देश्य है। यह वाद ये मानता है कि समाज जो है वो केवल माध्यम है, सामाजिक जो व्यवस्था है वो केवल माध्यम है, अंतिम लक्ष्य तो व्यक्ति का विकास है, व्यक्तिगत विकास ही है। और ये मानते हैं
कि मनुष्य के समस्त योग और क्षेम का निर्णायक, अर्थात किसी मनुष्य का अच्छा या भला या बुरा, उसका निर्णायक सिर्फ व्यक्ति ही होता है। समाज का इसमें कोई योगदान नहीं होता। अर्थात कहीं न कहीं यह चेतना मानती है कि व्यक्ति ही समस्त जीवन के केंद्र में होना चाहिए। इस वाद के उपरांत, इस वाद के प्रभाव के कारण कहीं न कहीं व्यक्ति में और साहित्य में अहम भावना बड़ी प्रबल होती जान पड़ती है। इसके कारण व्यक्ति अपने अहंकार के अंदर ही वशीभूत हो जाता है और ये मानने लग जाता है कि व्यक्ति का जो विद्रोह है, चाहे वह सामाजिक संदर्भ में भी करता हो, लेकिन उसका लक्ष्य व्यक्तिगत ही होता है। इन उपन्यासों को लिखने वालों में भगवती चंद्र वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क और उषा देवी मित्र बड़े ख्यात रहे। भगवती चंद्र वर्मा 3 वर्ष टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यासों से, उपेंद्र नाथ अश्क एक रात का नरक, गिरती दीवारें और उषा देवी मित्रा वचन का मोल उपन्यासों के माध्यम से कहीं न कहीं व्यक्तिवादी चेतना को स्पष्ट करते हैं और उसे बड़ा बल देते हैं। एक और प्रवृत्ति, जैसा कि इस कक्षा के पहले ही मैंने कहा था, सबसे बड़ी प्रवृत्ति उभर कर सामने आती है, वह है मनोविश्लेषणवाद। ये मनोविश्लेषणवाद है क्या? वस्तुतः पश्चिमी मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग, ये तीनों मनोवैज्ञानिक अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओं से मन के विश्लेषण के नए नए सिद्धांत और नई नई विचारणा प्रकट करते हैं। उनका यह मानना है कि मनुष्य की समस्त बाह्य जीवन की घटनाएं, बाह्य जीवन के उसके समस्त प्रतिक्रियाएं उसकी बाहर से प्रभावित नहीं होती जितनी कि उसके मन के अंदर से। यह वाद ऐसा मानता है मनुष्य के अंतर जगत, अर्थात मनुष्य के अंदर जो जगत है उसकी सूक्ष्म और गहन पड़ताल करना और उस सत्य का उद्घाटन करना ही किसी भी साहित्यकार और मनोवैज्ञानिक का धर्म होता है। यह मानते हैं कि बाह्य सत्य की अपेक्षा अंत सत्य ही प्रामाणिक होता है और विश्वसनीय होता है। मनुष्य के अंदर का जो सत्य है वही अंतिम है। इस समय के उपन्यासों में हम देखते हैं सिगमंड फ्रायड का प्रभाव अधिक हमें दिखाई देता है। सिगमंड फ्रायड ये मानते हैं कि मनुष्य के समस्त क्रियाकलापों में, उसकी समस्त क्रिया प्रतिक्रियाओं में उसके अंदर जो दमित वासना है, उस वासना को जो उसने दमित किया है, उसकी जो कुंठा है, वह जो कार्य करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाया, उससे उपजी मन की जो भीतर की जो कुंठा है, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो काम प्रवृत्ति है और प्रत्येक मनस के अंदर जो अहम है और जो दंभ है और उसके फलस्वरूप जो हीन भावना है या इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यह कहीं न कहीं उस व्यक्ति के समस्त क्रिया व्यापारों का आधार बनती है। और उसी के आधार पर जो लिखे गए साहित्य हैं उसे मनोविश्लेषणवादी साहित्य भी कहते हैं। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों में एक लंबी पीढ़ी इसमें आती है, जिसमें जैनेन्द्र ने परख, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के माध्यम से, अज्ञेय ने नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी उपन्यास के माध्यम से, इलाचंद्र जोशी ने सन्यासी और पर्दे की कहानी, इन उपन्यासों के माध्यम से कहीं न कहीं मन के अंतस को टटोला है और मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों के आधार पर अपने उपन्यासों की सर्जना की है। डॉक्टर देवराज इसी परंपरा के एक और अग्रणी रचनाकार हमारे सामने आते हैं। एक और प्रमुख प्रवृत्ति आती है मार्क्सवाद और उपन्यास। जैसा कि सभी जानते हैं, कार्ल मार्क्स ने जिस सिद्धांत और जिस विचारणा की स्थापना की थी वह हिंदी साहित्य में प्रगतिशीलता के नाम से मानी जाती है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का एक अधिवेशन होता है। उसमें प्रेमचंद अपने उद्बोधन में इस मार्क्सवाद की समग्र व्याख्या करते हैं और मार्क्सवाद की वस्तुवादी दृष्टिकोण और प्रगतिशील सौंदर्य दृष्टि को प्रकट करते हैं। इस प्रगतिशील लेखक संघ के इस उद्बोधन के उपरांत हिंदी उपन्यासों में और हिंदी उपन्यासकारों में इस प्रगतिशीलता को लेकर काफ़ी कुछ रचा गया और उपन्यास लिखे गए। इस श्रृंखला में यथार्थवादी परंपरा में यशपाल, नागार्जुन, मनमथनाथ गुप्त और रांगे राघव बड़े चर्चित रचनाकार हमारे सामने आते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या,
पार्टी कॉमरेड से बड़े ख्यात हुए। इनके समग्र उपन्यास साहित्य को देखें तो पाते हैं कि इनके उपन्यासों में साम्यवादी विचार दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। यशपाल ने लेखन को सामाजिक उपयोगिता से जोड़ा। उनका मानना था लेखन एकांगी हो नहीं सकता, उसकी उपयोगिता समाज के संदर्भ में ही है। इनके उपन्यासों की विषय वस्तु को देखें तो स्वाधीनता आंदोलन, समाज से जुड़ने का भाव, देश की आज़ादी, क्रांति, विद्रोह और प्रगतिशील जीवन के मूल्य इनके उपन्यासों के कथानक के विषय वस्तु बने। रांगे राघव अपने घरौंदे और विषाद मठ उपन्यासों से इसी विचारणा की पुष्टि करते हैं और प्रस्तुति करते हैं। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास काल में एक और कोटि हमारे सामने आती है, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास। इस परंपरा को मानने वाले उपन्यासकारों ने भारतीय इतिहास के प्रेरक अध्यायों का चित्रण किया है। भारतीय इतिहास के वे अध्याय या वे खंड जो आज भी कहीं न कहीं हमें प्रेरणा देते हैं, उन कथानकों को उनके उपन्यासों का विषय बनाए। इन उपन्यासकारों का लक्ष्य रहा है कि इतिहास के आलोक में, इतिहास के प्रकाश में उस समय के वर्तमान की समस्याओं को सुधारना। उन्होंने इतिहास को नए जीवन मूल्यों को जोड़ा, इतिहास से जोड़ा और केवल इतिहास का घटना और वर्णन के अलावा उस घटनाओं को विश्वसनीय बनाया और वर्तमान के लिए प्रेरणास्पद बनाया। इस कोटि के रचनाकारों में वृंदावनलाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी उल्लेखनीय उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं। वृंदावनलाल वर्मा गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी आदि उपन्यासों से यह सिद्ध करते हैं कि इतिहास है वह मनुष्य के विकास में कहीं बाधक नहीं है, इतिहास कहीं न कहीं साधक है। इतिहास के माध्यम से वर्तमान युग की समस्याओं का हल भी ढूंढा जा सकता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री वैशाली की नगरवधु, सोमनाथ, वयम रक्षाम आदि उपन्यासों से इतिहास घटनाओं की रस के अलावा इनके उपन्यासों में वर्तमान जीवन का स्पंदन भी हमें दिखाई देता है। इनके उपन्यास इतिहास का रूखा सूखा वर्णन ही नहीं है, उसमें वर्तमान युग की भावनाओं का स्पंदन भी है। इसी कोटि में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के माध्यम से एक अभिनव प्रयोग करते देख पड़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा न आत्मकथा है न कहानी है, यह वस्तुतः उपन्यास है जिसमें हर्ष काल के इतिहास, उस समय के समाज और संस्कृति और प्रयोगशीलता को कथानक का विषय वस्तु बनाया और उसके माध्यम से भारतीय समाज और संस्कृति के अनछुए पहलुओं को हमारे सामने रखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेमचंद के उपरांत जो काल, जिसे प्रेमचंदोत्तर काल कहते हैं, जिसे 1936 से 1947 तक का काल माना जाता है, इस समय के काल में मुख्यतः मार्क्सवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रकृतिवादी उपन्यास, व्यक्तिवादी उपन्यास और ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास, इन कोटियों में अलग अलग धाराओं में हिंदी उपन्यास लेखन हुआ, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांतों, अपने अपने विचारणों से हिंदी उपन्यास के विकास को एक नई दिशा दी। धन्यवाद।